नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। कोई सामान खरीदने के बाद उसकी एक्सपायरी की तारीख पता लगाने के लिए आपको कई मुसीबतों से जूझना पड़ता है। कई बार कंपनियां एक्सपायरी की तारीख ऐसे फॉन्ट में और ऐसी जगह लिखती हैं कि ग्राहक उसे आसानी से देख नहीं पाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार एक्सपायरी की तारीख को लेकर नया नियम बनाने जा रही है। अब कंपनियों को बड़े बड़े अक्षरों में एक्सपायरी की तारीख लिखनी होगी। साथ ही साथ पैकेजिंग के 40% हिस्से पर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख और बैच नंबर लिखना होगा। उसी हिस्से में ISI मार्क की जानकारी भी देनी होगी। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इसके लिए अगले महीने FMCG कंपनियों के साथ बैठक होगी, जिसके बाद गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। FMCG कंपनियों के लिए आपने एक मुद्दा पहले उठाया था कि जो एक्सपायरी डेट लिखती हैं वो कंपनियां, वो काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, वो ग्राहक को ढूंढनी पड़ती है कहाँ लिखी है, प्राइस लिखा रहता है लेकिन वो ढूंढनी पड़ती है। तो उसके बाद उसको मुद्दे को आपने आगे नहीं बढ़ाया? नहीं, अभी हम पकड़े हुए हैं उसको। जो है वो हमने कहा कि 40% जो टोटल आपका है उसमें 40% में क्या कहते हैं कि वो डेट ऑफ एक्सपायरी क्या कहते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं कि ISI का मार्क कहाँ किसको शिकायत करेगा, ये सब जो है मोटा अक्षर में रहना चाहिए। हमने तो ये भी हमने कहा है कि ये जो तुम ऊपर से जो कागज़ चिपकाते हो इसका तो कोई है नहीं। किसी भी एक बोतल का पानी है दूसरे बोतल में जाके चिपका दिए। मेरे साथ समीर दीक्षित यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, रामविलास पासवान ने जो बात कही कि अगले महीने एक बैठक होगी, 40% पैकेजिंग के 40% के हिस्से पर ये तमाम जानकारी देनी होगी, ये अच्छी खबर है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी किसी पैकेट के ऊपर हम एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने की कोशिश करते हैं, या तो वो इतने छोटे शब्दों में लिखा होता है, कई बार मिट भी जाता है, बहुत दिनों पुराना अगर कोई पैकेट होता है। तो ऐसे में अगर उतने बड़े हिस्से में कवर कर ली जाएगी इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, लगातार जी बिजनेस उपभोक्ताओं से जुड़े मामले उठाता रहा। जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता असीम मनचंदा ने जो एक्सपायरी डेट का मुद्दा उठाया था उसमें रामविलास पासवान ने साफ किया है कि एक्सपायरी डेट का जो मसला है ये बेहद गंभीर है, क्योंकि अक्सर एक्सपायरी डेट या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ या जो बाज़ार में सामान मिलता है वो कब तक उसकी वो सही समय होता है जब तक उसको कंज्यूम किया जाना चाहिए। ये बेहद अहम जानकारी है जो बहुत ही छोटे इतने महीन अक्षरों में लिखी होती है, जो पढ़ने में नहीं आती है। अगर उसको पढ़ना हो या फिर पता करना हो तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, भले ही वो छोटा सा डब्बा क्यों ना हो। और इसको गंभीरता से उठाते हुए उपभोक्ता मंत्रालय अब ये पहल करने जा रहा है कि पहले तो सभी FMCG कंपनियों को साथ में लेकर आएगा, उनको इस बात पे मनाएगा कि आप एक्सपायरी डेट जो इतनी अहम जानकारी है उसको सही से और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, ताकि उपभोक्ता को पता चले कि उसका प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है, कब तक उसको कंज्यूम करना है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उस पर ISI मार्क है या नहीं है, और FSSAI का उसमें क्या बैच नंबर है। ये जो अहम जानकारियाँ होती हैं ये स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लिखित और अंकित होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए पहले चरण में ये होगा कि कंपनियों के साथ बातचीत होगी, उनकी भी राय मशवरे लिए जाएंगे और उसके बाद एक बाकायदा गाइडलाइन बनाई जाएगी, जिसके बाद माना ये जा रहा है कि सरकार जो एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट में लिखी रहती है उसमें सख्ती बरतेगी और 40% तक का हिस्सा किसी भी प्रोडक्ट में उसमें इस तरीके की अहम जानकारियाँ जिसमें एक्सपायरी डेट, बैच नंबर वगैरह जो है वो अंकित होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक्सपायरी डेट को लेकर लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका जायजा अहमदाबाद में केतन जोशी ने लिया। सुनिए क्या कुछ लोगों ने कहा। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक जनरल स्टोर में मौजूद है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। आइए हम कोशिश करते हैं कि जो एक्सपायरी डेट है वो अलग अलग चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले हम लेते हैं ये जो नट्स का बॉक्स है, उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट तो दिख रही है जनवरी 2017 में बना है, लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी डेट हम कोशिश करते हैं आगे है, एक्सपायरी डेट इसमें नहीं लिखी है, स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ी जा रही है। आइए हम दूसरी जो खाने की चीज़ें हैं उसका जायज़ा लेते हैं। कुछ कॉस्मेटिक आइटम है वो देखते हैं। कॉस्मेटिक आइटम का जनरली हम देखते हैं कि उनकी प्राइस के आसपास ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हाँ, ऊपर यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सपायरी डेट है
नवंबर 2019 ऐसा लिखा है। मतलब कि साफ है कि ज़्यादातर जितनी भी आइटम का हमने जायज़ा लिया उसमें कहीं पर भी स्पष्ट रूप से एक्सपायरी डेट का जिक्र नहीं है। हाँ, हमें कुछ कुछ आइटम के ऊपर ये ज़रूर देखने को मिला कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो कौन सी है। तो कहीं ना कहीं ग्राहक जब ख़रीदता है तब इतनी उनके पास समय नहीं होता है और जल्दी से जल्दी वो ख़रीद लेता है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो एक्सपायरी डेट का जो कॉलम है वो हर प्रोडक्ट में ढूंढने के लिए काफ़ी परेशानी हुई है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। खबर महाराष्ट्र से, जहां सरकार ने स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूलों की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, चिप्स, बर्गर, पेस्ट्रीज जैसी चीजें नहीं बिकेंगी। राज्य सरकार के मुताबिक ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी वाली चीजें खाने से सेहत को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में बच्चों में खाने की बेहतर आदत डालने के लिए जरूरी है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने ऐसी हेल्दी चीजों की भी लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें कैंटीन में बेचने के लिए कहा गया है। इनमें शामिल है गेहूं की रोटी, पराठा, मल्टीग्रेन चपाती, चावल, वेज पुलाव, दाल चावल, चना चावल, हलवा, मीठा दलिया, राजमा चावल, इडली वड़ा, तमाम ये वो चीज़ें हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। मेरे साथ अनुराग ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, महाराष्ट्र सरकार ने इसकी पहल यहाँ पर की है। स्कूलों में आप जंक फूड के नाम पर कुछ भी नहीं बेच सकते। अगर बेचना है तो हेल्दी चीज़ें बेचिए और हेल्दी चीज़ों की एक लिस्ट भी यहाँ पर दे दी है। जी बिल्कुल, जैसा कि हाल ही के दिनों में कई सारे मामले सामने आए थे जिसमें छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हमने देखा था कि वो हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कत या फिर डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर पाए गए थे। तो वजह यही बताई जाती थी कि जो बच्चे हैं वो जंक फूड का काफ़ी ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इस वजह से उनको छोटी उम्र में ही ये बीमारियाँ लग जाती है। तो उसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी स्कूल्स की जो कैंटीन्स होती है वहाँ पर एक 12 जो आइटम्स है जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये 12 आइटम है, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया है। उन कैंटीन्स के अंदर अब ये आइटम्स नहीं बिकेंगे क्योंकि इनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा होते हैं और न्यूट्रिशन काफी कम होता है। उसके अलावा एक नई लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट के अंदर जिन जो पौष्टिक आहार होता है, चाहे वो दलिया हो, खिचड़ी हो, हेल्दी चीज हो, वहाँ वो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बात बाजार की कर लेते हैं तो आज सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन दिन भर बाजार दायरे में ही कारोबार करता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 7 अंक और निफ्टी 3 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कैपिटल गुड्स, पावर, एनबीएफ्स, रियलिटी, मेटल, केमिकल शेयरों में खरीदारी रही। वहीं बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। और ज्यादा अपडेट के लिए आपको संदीप के पास लिए चलते हैं। संदीप। शुक्रिया अनुया। देखिए, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, मार्केट के लिए आज काफ़ी फ्लैट कारोबार देखने को मिला। एक छोटी रेंज थी, 30 पॉइंट के आसपास की शुरुआत अच्छी हुई थी, संकेत ठीक ठाक थे। दिन के दौरान हमने मोमेंटम पकड़ने की कोशिश भी करी, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में फिर से एक बार प्रेशर बना और एक हल्के माइल्ड गेंस के साथ जो क्लोजिंग है वो अच्छी बात ये थी कि 9300 के ऊपर जाके हुई। जो निफ्टी गेनर्स की बात है जिन्होंने आज सपोर्ट किया मार्केट को, उसमें अगर आप देखें तो IOC, अदानी पोर्ट, LNT, एक्सिस बैंक, विप्रो, ये कुछ काउंटर थे जो कि सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। और गिरावट में अगर आप देखें तो आज हीरो मोटर जिसके नंबर्स आने वाले हैं उससे पहले गिरावट थी। भारतीय एयरटेल के नंबर से पहले भी प्रेशर था। आईबुल हाउसिंग, लुपिन, औरोफार्मा, ये कुछ ऐसे काउंटर थे जो कि बाजार में आज दबाव बनाते हुए दिख रहे थे। लेकिन एक पॉकेट कैपिटल गुड्स, ABB के नंबर्स आए थे, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इस काउंटर में देखने को मिला। और उसके साथ साथ बाकी शेयर्स पूरे स्पेस में अगर आप देखिए इनमें ज़बरदस्त एक्शन आज के दिन में देखने को मिला था जो कि बाजार में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे थे। कैपिटल गुड्स शेयरों के अलावा जहां पे काफ़ी अच्छा एक्शन था उसमें रियलिटी एक प्ले था, पूर्वांकरा, पेंसुला लैंड, अनंतराज, अंसल API, HDL। तो इनफैक्ट यहाँ पे एक फंड एक्शन था। कल यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने शेयर खरीदे और पूरे स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन आज देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ मेटल शेयरों में कई दिनों की गिरावट के बाद आज एक पुल बैक देखने को मिल रहा था। छोटे काउंटर्स खासतौर पर वीज़ा, भूषण, नाल्को, इसके अलावा दिग्गजों में हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक, इनमें भी काफ़ी अच्छे गेंस आज के दिन में देखने को मिल रहे थे। मेटल के अलावा NBFC एक ऐसा पैक था जो कि कई दिनों से लगातार ट्रैक्शन दिखा रहा है। आज भी इंडिया बुल वेंचर्स अगर आप देखें, मैग्मा फिनकॉर्प, मन्नापुरम फाइनेंस, PNB, गिल्ड्स, कैपिटल फर्स्ट, ये कुछ ऐसे काउंटर है जहाँ पे 5 से 10% तक के आप मूव्स आज देखने को मिले थे। एक स्पेस था जो कि बाजार
को आज परेशान करता वो है बैंकिंग स्पेस और खासतौर पे पीएसयू और मिड कैप बैंक, जहां पे नंबर्स आए, यूनियन बैंक के नंबर्स खराब थे, वहां पे इंपैक्ट देखने को मिला। कैनरा बैंक कल नंबर्स आए थे, ब्रोकिंग हाउसेज पॉजिटिव नहीं है, इसके अलावा देना बैंक ने डिसअपॉइंट किया और उसके साथ साथ ओबीसी पीएनबी जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें भी गिरावट आज साफ तौर पर देखने को मिली। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर जिनमें बाजार के अलावा अगर आप देखें काफ़ी तगड़े मूव्स देखने को मिले थे, उसमें मन इंडस्ट्रीज, इसके अलावा बीएल कश्यप, होटल लीला, सोम डिस्टिलरीज और गोदरेज कंज्यूमर, इसके भी नंबर्स आए थे। उसके बाद स्मार्ट अप मूव इस काउंटर में देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो कि आउट परफॉर्मेंस रहे, लेकिन अच्छी बात ये थी मार्केट्स के लिए कि 9300 के ऊपर की क्लोजिंग आज फिर से देखने को। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। 9300 से ऊपर की क्लोजिंग बाजार ने आज देखी। हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की सरकारी मिनी रत्न कंपनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि हुडको का आईपीओ दूसरे दिन अब तक 1.71 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का इशू 11 मई को बंद होगा। इशू का प्राइस बैंड 56 से 60 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 1128 से 1210 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी रिटेल निवेशकों को 2 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट देगी। कंपनी ने 200 शेयरों का लॉट साइज रखा है और केंद्र और राज्य सरकारों की स्कीमों की फाइनेंसिंग करती है ये कंपनी। वहीं इसके अलावा शहरी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग और कंसल्टिंग सेवाएं भी मुहैया कराती है। किताबों की पब्लिशिंग और प्रिंटिंग कारोबार की कंपनी एस चांद की लिस्टिंग उम्मीद से बेहद खराब हुई। एनएसई पर कंपनी का शेयर 670 रुपए प्रति शेयर के इशू प्राइस के मुकाबले 700 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्टिंग के थोड़ी ही देर बाद शेयर इशू प्राइस के नीचे फिसल गया। बीएसई पर कंपनी का शेयर 707 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू से जुटाई रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज भुगतान करने में करेगी। आईपीओ होने के बाद कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी घटकर 50% से नीचे आ गई है। आज कंपनी का शेयर 680 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। क्रेडिट कार्ड, ये नाम सुनकर कई लोगों के दिमाग में भारी भरकम बिल पेमेंट्स के लिए बैंकों के फोन कॉल्स और साथ ही साथ एक कभी ना खत्म होने वाली बिल पेमेंट का सिलसिला कौंधने लगता है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि रेगुलर पेमेंट के बाद भी ये बिल आखिर खत्म क्यों नहीं होता। तो समझ लीजिए कि सरकार ने आपकी बात सुन ली है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। कभी न कभी हम सभी क्रेडिट कार्ड के जाल में जरूर फंसे होंगे। वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते भी नहीं कि बैंक क्रेडिट कार्ड पर कैसे और कितना ब्याज वसूलते हैं, क्योंकि हर बैंक अपने अपने तरीके से मनमाना ब्याज वसूलते हैं। यही वजह है कि लोग क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्रेडिट कार्ड के भारी भरकम ब्याज पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। आरबीआई के साथ मिलकर सरकार क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर नई नीति बना रही है। इस नीति में सरचार्ज, ब्याज कैलकुलेशन और सालाना चार्ज को लेकर नियम बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बैंकों को बेस रेट के आधार पर ब्याज वसूलने को कहा जा सकता है, जो कि फिलहाल 9.5% के आसपास है। क्रेडिट कार्ड के भारी भरकम बिलों को लेकर सरकार के पास ढेरों शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन सरकार इसे लग्जरी सेवा मानकर कोई भी नियम बनाने से हिचकती थी। आरबीआई ने भी करीब 5 साल पहले क्रेडिट कार्ड को लेकर कई सिफारिशें दी, लेकिन बैंकों ने इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया। बैंक आज भी ग्राहकों से मनमाना ब्याज, अतिरिक्त चार्ज और सालाना शुल्क के नाम पर मोटा बिल फाड़ रहे हैं। बैंकों के इस जोर जबरदस्ती को खत्म करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की 2 बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने बैंकों के अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस को भी गंभीर मामला माना है। प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने की सरकार की मुहिम को भी बैंकों की इस लूट से झटका लग रहा है। देश में हर साल लाखों लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लेकिन ये रफ्तार डेबिट कार्ड के मुकाबले अब भी काफी कम है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2016 से लेकर जनवरी 2017 के दौरान 38 लाख नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक बने। फरवरी 2017 तक देश में करीब 2 करोड़ 91 लाख क्रेडिट कार्ड ग्राहक थे, जबकि डेबिट कार्ड 81 करोड़ से भी ज्यादा हैं। मतलब आज भी लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। क्रेडिट कार्ड पर छोटे मोटे सभी तरह के चार्जेस जोड़े जाएं तो करीब 11 तरह के शुल्क देने पड़ते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट, लेट पेमेंट फीस, कैश निकासी, ओवरड्राफ्ट लिमिट और सर्विस टैक्स शामिल है। कहने को तो बैंक्स 2.5 से 4% के बीच इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन सालाना आपको ये 30 से 48% के करीब बैठता है, जो पर्सनल लोन या कार लोन पर वसूले जाने वाले ब्याज से कहीं ज्यादा है।
सरकार चाहती है कि बाकी लोन की तरह क्रेडिट कार्ड को भी आम आदमी की पॉकेट में फिट किया जा सके, जिससे कैशलेस की मुहिम को जोर मिले। एक तरफ मोदी सरकार डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ एसबीआई समेत कुछ अन्य बैंक 2000 रुपए से कम के क्रेडिट कार्ड के बिल के चेक के जरिए भुगतान पर 100 रुपए या इससे ज्यादा का एडिशनल चार्ज वसूल रही है। यकीनन ये ग्राहकों के साथ अन्याय है। यही वजह है कि अब सरकार क्रेडिट कार्ड को लेकर ऐसे नियम बनाने जा रही है जो बैंकों की मनमानी से आम लोगों को बचाएगा। आलोक प्रियदर्शी, जी।